आज हम भौतिक राशियों के मापन में अंकों का जो प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है उसके विषय में पढ़ेंगे। भौतिक राशियों के मापन में अंकों का प्रयोग। इसके पहले हमें जान लें कि जो अंक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहला अंक देखिए, संदिग्ध अंक। ये जो संदिग्ध अंक है इसे अनिश्चित अंक भी बोला जाता है। अब संदिग्ध या अनिश्चित अंक हम किसे बोलेंगे, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये एक मीटर स्केल है, इसमें ये सेंटीमीटर में माप दिए हैं, अंदर भी अंक बने हैं, रेखाएं बनी हैं जो 10-10 भागों में, प्रत्येक भाग 10 खानों में विभाजित है। इसका जो अल्पतमांक होगा, इस मीटर स्केल का अल्पतमांक जो होगा वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो हम किसी भी मापन यंत्र के द्वारा जब मापन करते हैं तो उस मापन की यथार्थता उस यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। तो यदि मीटर स्केल से हमें कोई माप करनी है तो हम दशमलव के बाद एक स्थान तक ही शुद्ध माप यथार्थता पूर्वक कर सकते हैं, यथार्थता पूर्वक कर सकते हैं। कितना? क्योंकि अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है तो दशमलव के बाद एक अंक तक ही यथार्थता पूर्वक हम नाप सकते हैं। मान लीजिए कि कोई लंबाई की माप मीटर स्केल से मापी गई और वो आई है 1.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब दो स्थितियाँ संभव हो सकती है। या तो माप है 1.79 या फिर दूसरी स्थिति भी संभव है और वो है 1.8 है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? पहली स्थिति में 1.79 1.8 से थोड़ा छोटा है, दूसरी स्थिति में 1.8 है, ये 1.8 से थोड़ा बड़ा है। तो जब मीटर स्केल से माप किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि उसको हम यथार्थता पूर्वक नाप सकें। हो सकता है ये माप प्राप्त हो या फिर ये माप प्राप्त हो, लेकिन इन दोनों मानों को हम दशमलव के बाद एक अंक तक लिखना चाहे तो 1.8 सेंटीमीटर ही इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ जो 1.8 लिखा जा रहा है तो ये 8 निश्चित नहीं है, हो सकता है उसकी जगह 7-9 हो या हो सकता। तो इस 8 को कहा जाएगा संदिग्ध अंक या फिर अनिश्चित अंक। वर्नियर कैलिपर्स के बारे में देखिए, इसका जो अल्पतमांक होता है वो कितना होता है? आपने पढ़ा होगा, इसका अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा जो मापन किया जाएगा वो दशमलव के बाद 2 स्थानों तक हम नाप सकते हैं। इसी प्रकार यदि स्क्रू गेज की बात करें, इसका अल्पतमांक कितना? 0.001 सेंटीमीटर। तो यहाँ स्क्रू गेज से हम दशमलव के बाद 3 स्थानों तक माप सकते हैं। तो इस प्रकार अनिश्चित अंक किसे बोला जाएगा उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे हमने मीटर स्केल की माप में देखा 1.8, इसमें 8 जो है वो निश्चित माप नहीं बता रहा। यहाँ पर 8 संदिग्ध है क्योंकि माप में निश्चितता का अभाव है, क्योंकि यहाँ पर संभव है माप 1.79 हो या फिर माप 1.8
8 1 हो। तो यहाँ अंतिम अंक निश्चित नहीं है, तो ऐसे अंक को हम संदिग्ध या फिर अनिश्चित अंक बोलते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखें। जब तो इसकी परिभाषा हो जाती है, जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा में लिखा जाता है तो उस माप के अंतिम अंक को हम संदिग्ध अंक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, स्क्रू गेज द्वारा मापने पर उदाहरण हुआ, स्क्रू गेज द्वारा मापने पर किसी तार की त्रिज्या यदि हमको 0.126 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर जोड़ लीजिए, 0.126 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, तो यहाँ जो अंतिम अंक 6 है, ये अंतिम अंक 6 ही संदिग्ध अंक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा अंक, जिसे नाम दिया गया है सार्थक अंक। तो अब देखते हैं सार्थक अंक किसे बोलते हैं। जब हम किसी भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हमें अंकों का उपयोग करना पड़ता है। तो जितने अंक उपयोग में लाए गए हैं उन अंकों को ही सार्थक अंक कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हो जाती है, किसी सार्थक अंक की परिभाषा हुई, किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान, ये मान लिया 318.2 ग्राम है, कितना वस्तु का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ सार्थक अंक, यहाँ सार्थक अंक 4 है। इसमें अंतिम अंक देखिए 2। ये जो अंतिम अंक है ये अनिश्चित है, और शुरुआत के जो 3 अंक है, शुरुआत के 3 अंक निश्चित अंक होंगे, और इसमें जो अंतिम अंक है ये अनिश्चित अंक होगा, जिसे संदिग्ध अंक भी बोला जाता है। तो 2 अंक शामिल है, निश्चित और अनिश्चित। इसमें 3 निश्चित अंक है और 2 माने 1 अंक अनिश्चित अंक है। इस प्रकार 3 और 1 ये कुल मिलाकर 4 सार्थक अंक यहाँ पर है। अब देखते हैं सार्थक अंक ज्ञात करना हो तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं सार्थक अंक ज्ञात करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। इसमें पहली बात तो है, किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, इसका उदाहरण देखिए, कोई संख्या है 1.234 और दूसरा उदाहरण है 123.4। यहाँ पर दशमलव का स्थान बदल रहा है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है और दूसरे उदाहरण में 3 अंक के बाद दशमलव है, लेकिन दोनों उदाहरणों में सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 अंक दोनों में सार्थक है। उदाहरण, इन दोनों में
सार्थक अंक 4 है। सार्थक अंक 4 है। तो ये तो पहला ध्यान रखने योग्य नियम है जब भी सार्थक अंक लिखेंगे तब। अब दूसरा है, यदि कोई दो अशून्य संख्याएं हैं और उनके बीच में कोई शून्य आता है तो जितने भी शून्य आएंगे वो सब सार्थक अंक होंगे। लिख लीजिए इसको। दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। इसका उदाहरण देखिए। मान लिया संख्या है 3,1,0,0,05। इस उदाहरण में पहला अंक 3 है, अंतिम अंक 5 है और इनके बीच में ये 3 शून्य आ रहे हैं। यहाँ कुल कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस उदाहरण में सार्थक अंक 6 है। सार्थक अंक 6 है। तो ये दूसरा नियम है सार्थक अंकों को लिखने का। अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है, अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, परंतु दाईं ओर के समस्त शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण लीजिए। मान लिया कोई एक संख्या है 0.007। इसमें अशून्य अंक 7 है, तो इसके पहले के यानी बाईं ओर के सारे शून्य सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो इस उदाहरण में सार्थक अंक कितने हैं? यहाँ केवल एक ही सार्थक अंक है जो है 7। तो 0.007 में सार्थक अंक 1 है। अब इसके आगे लिखा था दाईं ओर के समस्त शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। अब इसमें दूसरा उदाहरण लेते हैं। 6.320। इसमें 6, 3, 2 यह अशून्य संख्या है और दाईं ओर आया है शून्य। तो यहाँ कुल 4 सार्थक अंक है। तो 6.320 में 4 सार्थक अंक है। ये हुआ तीसरा बिंदु। अब देखते हैं चौथा बिंदु। चौथा बिंदु है, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में शामिल नहीं किए जाते। जैसे उदाहरण देखिए। कोई संख्या है 6320। तो इसमें दशमलव शामिल नहीं है और अंतिम अंक है 0। तो यहाँ पर अंतिम शून्य को छोड़ दिया जाएगा तो सार्थक अंक हो जाते हैं 632। मतलब कुल 3 सार्थक अंक है। तो इस उदाहरण में 6320 में सार्थक अंक 3 है। लेकिन इसमें एक विशेष बात और है। यदि ये दशमलव रहित संख्या यदि हमें मापन से प्राप्त हुई है, हमने माप किया और माप करने के बाद में कोई संख्या प्राप्त हुई, तब उसमें यदि शून्य है तो उस शून्य को सार्थक अंकों में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ एक विशेष बात है, वो लिखना जरूरी है। किंतु यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त होती है तो दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण देखिए। यदि हमने 2 स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात की, मान लिया 2 स्थानों के बीच की जो दूरी थी
दो स्थानों के बीच की दूरी 320 मीटर है। तो ये जो 320 मीटर है ये हमने माप से प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? माप करने से प्राप्त किया। तो ये दूरी माप से प्राप्त हुई है, इसलिए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें 1 2 3, इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। इसमें शून्य को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसमें 3 सार्थक अंक है। तो इस पॉइंट को एक बार फिर से देखें। यदि दशमलव रहित संख्या है तो दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे 6320, इसमें शून्य आखिरी में है, इसको छोड़ देंगे तो शेष बचे अंक सार्थक अंक होंगे। लेकिन यदि यही संख्या दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त हुई तो दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में शामिल होंगे। जैसे दो स्थानों के बीच की दूरी 320 मीटर है, तो ये जो 320 है ये मापन से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें आखिरी में आने वाला शून्य भी शामिल होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ 3 सार्थक अंक है। अगला 5वां बिंदु देखिए। यदि कोई संख्या है जिसे 10 की घात के रूप में व्यक्त किया गया है तो 10 और उसकी घात माने 10 की घात, तो 10 और 10 की घात को सार्थक अंक में शामिल नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण देखें, कोई एक संख्या है 3.21 गुणा 10 की घात 6। तो यहाँ पर हम जब सार्थक अंक बताएंगे तो 10 को शामिल नहीं करेंगे, 6 को भी शामिल नहीं करेंगे। तो शेष क्या बच जाता है? शेष बच जाता है 3.21। तो यहाँ कुल 3 अंक है। तो इस उदाहरण में सार्थक अंक 3 हुए। सार्थक अंक 3 है। 3.21 गुणा 10 की घात 6 में सार्थक अंक 3 है। क्यों? क्योंकि 10 और 6, 10 की घात 6, इसको सार्थक अंक में शामिल नहीं किया गया है, केवल 3.21 को ही लिया जाता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखें, 4.210 गुणा 10 की घात 6। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 10 की घात 6 को फिर छोड़ देंगे तो क्या बच जाता है? 4.210। तो यहाँ दशमलव के बाद अंत में शून्य आता है तो उसको शामिल किया जाता है। तो 4.210 में सार्थक अंक 4 है। सार्थक अंक 4। यहाँ पर सार्थक अंक की जगह ये बोलना चाहिए सार्थक अंक की संख्या। सार्थक अंक की संख्या या सार्थक अंकों की संख्या। वैसे ही यहाँ पर 4.210 गुणा 10 की घात 6 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण देखिए, 0.0432 मीटर। अब ये किसके बराबर होगा? यदि इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहे तो ये हो जाएगा 4.32 सेंटीमीटर। अब यदि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना चाहे तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 43.2 मिलीमीटर। तो ये तीनों जो राशियाँ हैं आपस में सब समान है, लेकिन यहाँ मात्रक अलग अलग है। एक बार मीटर लिया, दूसरी बार सेंटीमीटर लिया, तीसरी बार मिलीमीटर लिया। लेकिन हर उदाहरण में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? यहाँ 432, यहाँ पर भी 432, यहाँ पर भी 432। मतलब कुल मिलाकर प्रत्येक उदाहरण में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है।
ये तो हुआ सार्थक अंक ज्ञात करते समय हमें किन किन बातों का